चलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यार, थोड़ा जोश तो दिखाओ। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो कल आपकी जर्नी जो थी इम्पैक्ट कॉमर्स एकेडमी और आपके कॉमर्स की जर्नी अपन ने चालू की थी। और कल आपको अलग अलग ऑप्शंस आपको मकरंद सर और नील सर ने बताए थे जो आपको कॉमर्स में देखने मिलते हैं। बट एक ऑप्शन था जो सबके दिमाग में है, करूँ ना करूँ। बट लोग जो थे कल, वो आपका एक सस्पेंस में छोड़ दिया था। तो आज वो सस्पेंस को अपन दूर करते हैं। एंड आज जो अपना एजेंडा रहेगा, वी विल बी कवरिंग थ्री टॉपिक्स एंड थ्री करियर ऑप्शंस। फर्स्ट वुड बी द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्री ऑफ कॉमर्स, विच वुड बी सीए। उसके बाद इसके ही दो भाई बंधु जो है, विच इज़ ACCA एंड CPA। ऐसे ये तीन ऑप्शंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले। अच्छा, पहले सीए में जाने के पहले आपको आज दोनों प्रेजेंटर्स के बारे में अगर बता दूं, तो कल आप शायद मिले होंगे मकरंद सर से। मकरंद सर के बारे में तो क्या ही बोलूं, ऑल इंडिया रैंकर्स एट ऑल लेवल है। सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 29 और सीए फाइनल में ऑल इंडिया रैंक 46 है सर का। और वैसे ही CFA लेवल 1 उन्होंने कंप्लीट किया है। और अगर मेरे बारे में बताऊँ तो आई एम ऑल्सो बेसिकली इस पार्टनर। फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 21 सीए बन गया था। और उसके बाद हम सब ने मिलकर क्या किया है, हमारा क्लास चालू किया। तो गाइस, पहली बात तो एक डेटा से चालू करते हैं अपन। और मैं आपको डेटा के थ्रू समझाना चाहूँगा कि बेसिकली ये सीए कोर्स की इतनी डिमांड क्यों है। एक जस्ट आपको बताओ, मुझे बताओ, एक साल में इंडिया में कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं? एनी आइडिया? तुक्का लगाओ यार, कोई वांदा नहीं है। कितने इंजीनियर्स इंडिया में एक साल में बेसिकली लास्ट ईयर क्लियर करते हैं उनका अंदाजा? कितने? कुछ भी बोलो यार, नंबर सही होगा गलत होगा कोई वांदा नहीं है, बट बोलो तो सही। कितने? 5 lakhs? अच्छा, बाकी लोग क्या लगता है, कम होंगे ज्यादा होंगे? ज्यादा? अच्छा, कितना ज्यादा? 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 15 लाख। हर साल इंडिया में 15 लाख इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग डोमेन्स में। बट एवरी ईयर 1.5 मिलियन इंजीनियर्स आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स तो गिनना ही बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इतने सारे इंजीनियर्स हैं। अच्छा, डॉक्टर्स टोटल इंडिया में अगर अपन बात करें, एक साल में 80,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं इन इंडिया। अगर अपन देखें, 80,000 डॉक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं इन इंडिया एवरी ईयर। एंड टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स इन इंडिया वुड बी अराउंड 13 to 14 lakhs। जो एलोपैथी डॉक्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, होम्योपैथी डॉक्टर्स के बारे में या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हर साल MBA ग्रेजुएट होते हैं इंडिया से 3.5 लाख। एवरी ईयर MBA ग्रेजुएट्स फ्रॉम इंडिया आर 3,50,000 और मोर। अब ये सब डेटा आपके सामने रखा है। मुझे बताओ, अभी सीए का रिजल्ट तो अच्छा आता है एक साल में अगर अपन बात करें। चलो पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1947 जब अपने को इंडिपेंडेंस मिली और एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया क्रिएट हुआ था, वहां से लेके आज 2000, अभी क्या चलो है 25 अप्रैल 2025 तक इंडिया में कितने सी है? एनी गेसेस? क्या लगता है आप लोगों को? कितने बेटा? 20,000? अरे बेटा इतना भी नहीं है। इतने नहीं, इतने कम नहीं। अच्छा सोचो यार, कितने होंगे सीए इंडिया में? तुक्का लगाओ, सही होगा या गलत होगा, बट ट्राई करो। आप बोलोगे बेटा 6 lakhs? आपका बेटा क्या गेस है? 1 to 2 lakhs, ओके। आपका बेटा 3 lakhs के आसपास। तो जस्ट टू गिव यू एन फिगर, 1947 से लेके 2025 तक इन इंडिया देर आर ओनली 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। एंड मैं टोटल नंबर ऑफ सीए बने, कुछ कुछ जो 1947 में बने होंगे वो तो अभी एग्जिस्ट नहीं करते होंगे, बट आज तक जो सीए फाइनल एग्जाम पास करने वाले लोग हैं वो केवल कितने रहे हैं? 4 लाख लोग रहे हैं। जहाँ पे MBAs हर साल 3.5 लाख प्रोड्यूस होते हैं। इंडिपेंडेंस से लेके अब तक अगर अपन बात करें, सीएस कितने प्रोड्यूस हुए हैं? केवल 4 लाख। और एक बात बोलूँ ना, डिमांड तो सीए कोर्स की बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में जितनी भी कंपनीज क्रिएट होगी ना, दे डोंट हैव एन ऑप्शन
इफ दे वांट टू फंक्शन देयर बिजनेस दे विल नीड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिना उनकी कंपनी नहीं चल सकती, उनको रिपोर्ट्स देनी पड़ती है जिसपे सीए की साइन लगती है, और उसके साइन के अलावा वो बेसिकली अगर अपन देखें उनके रिपोर्ट्स कभी पब्लिक में एक्सेप्ट होगी ही नहीं। और इसी वजह से अगर आप देखोगे सीए डे होता है, और सीए डे पे ना नरेंद्र मोदी जी एक बार आए थे और उन्होंने बोला था कि द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर वैल्यूएबल देन द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो शब्द है ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो शब्द है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के शब्द है। बट ऐसा क्यों आखिर अगर अपन देखें सीए पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाली गई है, और इतना फेथ अगर अपन देखिए प्रोफेशन पे क्यों दिया जाता है? आखिर एक सीए काम क्या करता है? अगर हमें सीए बनना है तो अलग अलग लेवल्स क्या होते हैं ये प्रेस्टिजियस डिग्री को अर्न करने के लिए, ये हम आज देखने वाले हैं। अच्छा, और एक एडिशनल डेटा आपको बता दूं, नॉर्मली आपको पता है क्या कैंपस प्लेसमेंट नामक एक कंसेप्ट होता है? कैंपस प्लेसमेंट सुना है आपने? कैंपस प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है गाइज, अगर हम देखते हैं कि एक बार कोई प्रोफेशन क्लियर कर जाते हो तो कंपनीज आती है और कंपनीज अपना इंटरव्यू लेती है। आपने देखा होगा थ्री इडियट्स में राजू इंटरव्यू देने जाता है, देखा है आप सब लोगों ने? तो वो क्या था, वो उसका कैंपस प्लेसमेंट था। अलग अलग कंपनीज आ रही है और वो एम्प्लॉयज को हायर करने का ट्राई करती है जस्ट फ्रॉम द डेटा ऑफ कैंपस। सीए जो है वो एक काम जो है ऑडिटिंग वाला करते हैं। आपको बोलूं एक साल में ऑन एन एवरेज एवरी 6 मंथ्स जो है अराउंड 10 to 12,000 सीएस बनते हैं। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो अराउंड 12,000, और थोड़ा एवरेज रिजल्ट आया तो अराउंड 8,000। तो ये रेंज होती है एवरी 6 मंथ सीएस बनने की। अभी क्योंकि इंडस्ट्री में डिमांड ज़्यादा है तो करंटली जो सीएस आ रहे हैं मार्केट में वो थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। अब मैं कैंपस के बारे में क्यों बोल रहा था, कैंपस में है ना ऑडिटिंग के लिए वैकेंसीज रहती है। वैकेंसीज मतलब कितने लोगों को हायर करना है। कंपनीज को अराउंड 17 से 18,000 सीएस को हायर करना था, बट एप्लीकेंट्स केवल 12,000 थे। नॉर्मली आप देखोगे कोई भी प्रोफेशन होता है, इंजीनियरिंग या अपन कोई दूसरा भी प्रोफेशन देखे वहां पर उल्टा होता है, एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं जॉब कम होते हैं। बट सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे क्या था, आपके बेसिकली वैकेंसीज ज़्यादा थे और एप्लीकेंट्स कम थे। तो ये दर्शाता है कि एक सीए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बेसिकली कंपनीज के दिमाग में भी रखता है। तो अब है ना गाइस, अगर अपन देखें आज का अपना एजेंडा है, पहली बात तो अबाउट सीए कोर्स। मतलब आपको पता है क्या सीए कोर्स में कितने लेवल होते हैं? एक आइडिया है बेसिक, कितने लेवल्स होते हैं गाइस? 3 लेवल्स होते हैं। तो वो अपन 3 लेवल्स क्या होते हैं, हर लेवल में कौन सा पेपर क्या होता है, कौन सा पेपर होने वाला है वो हम देखेंगे। आर्टिकलशिप क्या होती है उस आर्टिकलशिप के बारे में देखेंगे। अभी वो क्या है कंसेप्ट, आपके लिए एक नवा कंसेप्ट रहेगा, वो हम देखेंगे यहाँ पे। फिर सीए बनने के बाद क्या क्या डोमेन्स ओपन है, कुछ ट्रेडिशनल फील्ड्स ओपन है और कुछ न्यू फील्ड्स, कुछ इमर्जिंग फील्ड्स जो सीए को काम मिलता है वो यहाँ पर ओपन रहेंगे आपके लिए। कुछ फेमस सीएस के नाम वगैरह ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मोदी जी का फोटो लगा है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या बोलते हैं, द सिग्नेचर ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर वैल्यूएबल देन द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इतना ट्रस्ट है एक सीए के सिग्नेचर पे। सुना है ना सीए को साइन करने के पैसे मिलते, बट वो साइन के पीछे की मेहनत आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज बेसिकली अबाउट सीए कोर्स जो है वो मैं मकरंद सर को बुलाना चाहूँगा। मकरंद सर आपको बताएंगे कि सीए कोर्स में बेसिकली लेवल्स कौन कौन से होते हैं, अलग अलग लेवल्स में सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं। ठीक है सर, ओवर टू यू। यस, गुड मॉर्निंग मित्रों, कैसे हो? ओके, तो जैसे कि अपन देख रहे थे आज अपन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में देख रहे हैं। एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर ने बहुत सारा डेटा बताया, ऐसा डेटा बताया कि यार मतलब इतने कम सीएस है, ये अपने को इससे पता चला। ठीक है, अभी वो क्यों कम है, क्या कम है, कोर्स कैसा डिजाइंड है, ठीक है, ये सब अपन अभी देखने वाले। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मेरे एक्सपीरियंस के साथ शुरू करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसे था मैं बताता हूँ। देखो, मेरा ना सीए फाइनल का रिजल्ट था। ओके, रिजल्ट का डेट मेरे को आज भी याद है, 15 जुलाई 2022 ये तारीख को रिजल्ट लगने वाला था। ओके, मेरी आर्टिकलशिप थी मुंबई में, तो 14 जुलाई को मैं वहाँ से
नासिक आ गया, घर आ गया। क्यों? क्योंकि खराब रिजल्ट आया ना तो थोड़ा घर वाले रहेंगे सपोर्ट करने को, और अगर अच्छा रिजल्ट आया तो सेलिब्रेट कर लेंगे घर वालों के साथ, ये सोच के घर पे आ गया कि रिजल्ट तो घर पे ही देखेंगे भाई। ठीक है, तो मैं घर पे आया 14 जुलाई को। ओके, 15 जुलाई को दोस्तों रिजल्ट लगा, और सीए फाइनल का रिजल्ट था। ओके, सीए फाइनल का रिजल्ट था, एकदम सुबह सुबह रिजल्ट लग गया। ठीक है, सुबह 7 बजे। जनरली ऐसे नहीं होता है, जनरली दोपहर को लगता है, बट उस बार सुबह सुबह ही रिजल्ट लग गया। तो सुबह सुबह मैंने रिजल्ट देखा कि यार वो सीए बन गए। ऐसे पहले ही नींद में था, एक तो नींद में वो रिजल्ट देखा तो नींद ही उड़ गई, फिर तो सीए बन गया यार एकदम। और उसमें देखा कि इंडिया में मैं 46th आया हूँ। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस करने को मेरे को टाइम मिलता, उससे पहले दोस्तों सेलिब्रेशन शुरू हो गए। मेरे घर वाले एकदम खुश हो गए, लोगों के फोन आने लग गए। ठीक है, और मैं तुमको बताऊं, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फ्राइडे को रिजल्ट आया था, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन, मतलब 3 दिन इतने फोन में जिनको जानता भी नहीं हूँ, मतलब मैं जिनको मिला भी नहीं हूँ, उन लोगों के मेरे को फोन आए और वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। मतलब मुझे एक्चुअली तब तक पता नहीं था कि सीए को इतनी वैल्यू है। मतलब मेरे को लग रहा था हाँ अपन सीए कर रहे हैं, ठीक है चलो सीए करना है अच्छे से, बट उस दिन पता चला कि यार इतनी वैल्यू है क्या सीए की। मतलब इतने फोन आ रहे हैं, मतलब लोगों को लग रहा होगा कि सीए डिफिकल्ट है इसीलिए मेरे को इतने फोन आ रहे हैं। ठीक है, और जब रिजल्ट आया तो मेरे पापा ने अराउंड ऐसे पकड़ो तुम लोग 2-3 किलो पेड़े लेके आए थे कि लोगों को बांटना पड़ेगा। पर मैं तुमको बोलूँ ये 3 दिन के एंड तक लोग ही इतने पेड़े लेके आए कि वो 3 किलो के 6 किलो हो गए। मैंने पापा को बोला अभी बेचना शुरू करते हैं अपन पेड़े। तो इतनी ज्यादा वैल्यू है, मेरे को उस दिन पता चला था दोस्तों ये सीए कोर्स की। ठीक है, क्यों इतनी वैल्यू है ये समझ में आएगा अभी, आज अपन देखेंगे जब सीए कोर्स के बारे में। इसमें 3 लेवल्स होते गाँव वालों। ठीक है, 3 लेवल्स होते हैं ये सीए कोर्स में। 3 लेवल्स, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। ठीक है, जैसे पुष्पा मूवी में है ना 3 पार्ट्स, पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल, और अभी तीसरा आने वाला है पुष्पा द रैम्पेज। करेक्ट, बिल्कुल वैसे 3 यहाँ पे लेवल्स है, 3 लेवल्स दिए गए सीए के एग्जाम में, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। ठीक है, अभी फाउंडेशन क्या होता है? सीए फाउंडेशन मतलब ये कोई भी एग्जाम में जब अपन एनरोल करते हैं तो एक एंट्रेंस होता है, ये एंट्रेंस क्लियर करो तो आगे बढ़ सकते हो, बिल्कुल वो एंट्रेंस है दोस्तों ये सीए फाउंडेशन। ठीक है, अभी सीए फाउंडेशन में 4 पेपर्स होते हैं, 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, 4 सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले था थोड़ी देर पहले, अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स और लॉ, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अभी तुम में से कितने लोग ऐसे मेरे को बता सकते हो कि हमको कंफर्म सीए ही करना है? किसी का फिक्स है क्या? ओहो, काफी लोग है। और कितने लोग ऐसे कि मेरे को सीए करना ही नहीं है? ओके, फिर भी मैं तुमको मानता हूँ, तुम आज बैठे हो यहाँ पे आए हो। ओके, चलो सुन तो लो। ठीक है, तो सीए, और बहुत लोग जो अभी सीए करने वाले हैं उनको ऐसे लगता है कि यार सीए करने के लिए मेरा मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसे लगता है लोगों को। तो यहाँ पे है क्या कोई कि मुझे मैथ्स नहीं पसंद फिर भी मेरे सीए करने की इच्छा है, मैथ्स मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे कोई है यहाँ पे? सबका मैथ्स अच्छा है? क्या बात है यार, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? चलो, तो देखो 10th तक का मैथ्स और कॉमर्स के मैथ्स में फर्क है। ठीक है, अब तक अगर तुम्हें मैथ्स नहीं भी आ रहा होगा, मैथ्स में फिर भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे जो अपना कॉमर्स का मैथ्स है, सीए फाउंडेशन का मैथ्स है, ये काफी अलग है, ये प्रैक्टिकल है। मतलब ये तुमको मोर ऑफ रियल लाइफ में कैसे काम में आएगा, कितनी चीजें काम में आएगी उससे रिलेटेड है। ज्योमेट्री वगैरह वाला जो पार्ट है ना वो सब यहाँ पे नहीं होता है। मतलब जो ड्रॉ करने का पार्ट है, प्रूव करने का पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ये सब बहुत कम है, मतलब है ही नहीं लगभग, ऐसे पकड़ो। ठीक है, तो ये फाउंडेशन का जो मैथ्स है दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड मतलब 100 मार्क्स का पेपर आएगा और 100 मार्क्स में तुमको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे पर क्वेश्चन, और उन 4 ऑप्शंस में तुम्हें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे एमसीक्यू बेस्ड होता है। और इतना ही नहीं, तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स भी होते हैं। ठीक है, तुम्हें कुछ भी दोस्तों लिख के रफ में या फिर माइंड में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स रहेंगे। ओके, तो ये मैथ्स का सब्जेक्ट रहता है जो एमसीक्यू होता है। और सिर्फ मैथ्स नहीं, और एक सब्जेक्ट है जो एमसीक्यू होता है, इकोनॉमिक्स। ये 2 सब्जेक्ट तुम्हारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, 100 मार्क्स ईच, हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क का है। ओके, और भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, अकाउंट्स और लॉ, और ये दोनों पेपर्स डिस्क्रिप्टिव है।
डिस्क्रिप्टिव का मतलब है तुम्हें आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, तो मुझे बोलो चारों सब्जेक्ट मिला के कितना मार्क्स हो जाएगा टोटल? 400 मार्क्स हो जाएगा। अच्छा एक सब्जेक्ट का पासिंग बताओ, एक सब्जेक्ट का पासिंग है 40 मार्क्स। तुम एक सब्जेक्ट में अगर 40 मार्क्स लेके आते हो तो तुम उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। तो मुझे बोलो टोटल पासिंग कितनी होनी चाहिए? 40 40 40 40 कितनी? 160। बट नहीं, यही तो फर्क है सीए के इसमें, यही तो अलग है। सीए के दोस्तों, सीए फाउंडेशन में 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40 तुम्हें 200 लाने पड़ेंगे। मतलब क्या सर, हमको समझा नहीं, ठीक है। समझो, देखो 40 मार्क्स मिनिमम पासिंग है एक सब्जेक्ट में, बट तुम्हें अगर सीए फाउंडेशन पास करना है तो तुम्हें 200 मार्क आने चाहिए। मतलब तुम भले ही 40 के ऊपर लेके आओ कोई सब्जेक्ट में, बट टोटल 200 नहीं है तो तुम पास नहीं हो, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरियाज पूरे होने चाहिए, एक तो टोटल 200 होना चाहिए या उससे ज्यादा, और मिनिमम 40 होना चाहिए कोई भी सब्जेक्ट में। तो सर क्या हमें 210 मार्क आ गए पर एक सब्जेक्ट में 38 आ गए तो क्या हम पास है क्या? नहीं। तो हम उस सब्जेक्ट में फेल है तो क्या सिर्फ वही सब्जेक्ट देना पड़ेगा? नहीं, चारों सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। तुम अगर सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं करते हो तो चारों सब्जेक्ट्स फिर से देने पड़ेंगे, ठीक है। एक सब्जेक्ट पास हो गया तो वो सब्जेक्ट नहीं देना, ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें पूरा एग्जाम रीअपियर करना पड़ता है। बट ऑनेस्टली बोलूं दोस्तों तो 400 में से 200 ला सकते हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है 400 में से 200 लाना, बस कैसे तरीके से पढ़ना है, कैसे स्मार्ट वे से पढ़ना है, वो सब तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट है, एमसीक्यू बेस्ड, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, जिसमें पासिंग 40 मार्क्स ईच है और टोटल तुमको स्कोर करना होता है 200। ये होती है सीए फाउंडेशन के एग्जाम। क्योंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें 2 घंटे ही दिए जाते हैं, 2 आवर्स, 2 घंटे दिए जाएंगे तुम्हें एक पेपर के लिए। और ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो इसको 3 घंटे दिए जाते हैं। 100 मार्क्स के पेपर लिखने को 3 घंटे दिए जाते हैं। तो ये ऐसा होता है दोस्तों सीए फाउंडेशन का एग्जाम। तो ये चारों पेपर्स क्या सर कंटिन्यूस होते हैं? नहीं, ये चारों पेपर्स एक दिन के गैप में होते हैं, ठीक है। मतलब आज एक पेपर है तो कल छुट्टी, परसों एक पेपर, ऐसे होता है, ठीक है। एक दिन के गैप में एक पेपर्स होते हैं। ये होती है तुम्हारी सीए फाउंडेशन की एग्जाम। तो हम कब सीए फाउंडेशन को अपीयर कर सकते हैं? पता है क्या क्राइटेरिया है? मुझे मैं अगर फॉर एग्जांपल तुम लोग हो, तुमने बोला कि सर हमने 8 से तैयारी चालू कर दी थी, मेरे को अभी सीए फाउंडेशन देना है, तो क्या दे पाओगे? क्या लगता है? नहीं। सीए फाउंडेशन देने के लिए क्राइटेरिया होता है दोस्तों कि 12th तुम्हारा अपीयर होना चाहिए। मतलब 12th के एग्जाम होने के बाद ही तुम सीए फाउंडेशन के एग्जाम दे सकते हो। तो अभी जैसे तुम लोग हो, तुम लोग अभी 2025 में 10th दिए हो, 2027 में 12th दोगे, तो तुम पहली बार एग्जाम दे सकते हो मई 2027 में, ठीक है। मई 2027 में तुम एलिजिबल हो जाओगे कि तुम फाउंडेशन दे सकते हो। और कितने बार एग्जाम्स होती है साल में? तो पहले तो 2 बार होती थी, अभी बढ़ा दिया गया है। अभी साल में 3 बार एग्जाम्स होते हैं, हर 4 महीने में, मई, सितंबर और जनवरी। ये 4 महीने के गैप्स में दोस्तों 3 बार पेपर होते हैं। अगर तुम मई में नहीं क्लियर होते हो तो तुम सितंबर दे सकते हो, सितंबर में नहीं होते हो तो जनवरी दे सकते हो, ठीक है। हर 4 महीने में एग्जाम्स होती है। तो इस मामले में थोड़ा और लीनियंसी हो गई है, मतलब तुम ज्यादा कम गैप में और भी एग्जाम्स दे सकते हो। अच्छा, तो क्या अटेम्प्ट्स में लिमिटेशन है? मतलब क्या हम 4 बार ही दे सकते हैं एग्जाम या 5 बार ही दे सकते हैं, या जैसे यूपीएससी में होता है, तुमने सुना होगा या फिर कोई सीरीज देखी होगी यूपीएससी की, तो यूपीएससी में होता है, लिमिटेशन होता है कि तुम इतने ही बार अटेम्प्ट्स दे सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे कुछ है क्या सर? नहीं, ना एज लिमिट है ना अटेम्प्ट्स लिमिट है। मतलब ऐसे नहीं कि तुम, जैसे यूपीएससी में एज लिमिट भी है कि इतने एज तक ही तुम एग्जाम्स दे सकते हो, यहाँ पे वैसे नहीं है, ठीक है। मतलब तुम अभी रिसेंटली भी एक न्यूज आई थी, पता नहीं 50 या 60 इयर्स के कोई तो जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया था, तो एज का कुछ नहीं है, ठीक है। तुम कितने भी एज तक कितने भी बार दे सकते हो। हाँ, पर एक चीज पक्की है दोस्तों, अगर तुम इम्पैक्ट में आ जाओ तो तुम्हें इतने बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अपने यहाँ पे पढ़ने का पैटर्न बहुत अलग है, मतलब अपन कैसे सिस्टमैटिकली तुमको प्रिपेयर करते हैं ये तुमको समझ में आएगा जब तुम यहाँ पे आओगे। प्लस तुम तुम्हारे सीनियर्स को भी पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सब मेंटोर्स, हम खुद फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है। फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब इन वन गो, पूरा एक गो में किया हुआ है, तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाउंडेशन के बारे में पूरा था, सीए फाउंडेशन के बारे में। 12th के बाद तुम इसमें अपीयर कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला तुम्हारी बात करूं तो मई 2027 में तुम सीए फाउंडेशन दे सकते हो,
तो हम मई 2027 में फॉर एग्जांपल सर हम पास हो गए, हम 200 मार्क के ऊपर लेके आए, ठीक है। तो अभी हम सीए इंटर कब दे सकते हैं? तो सीए इंटर जो है, जो अगली लेवल है, अगली लेवल दे सकते हो अगले ही साल, ठीक है। देखो मई में क्लियर हो गए तो अगला साल आ जाएगा मई 2028, तुरंत नेक्स्ट ईयर, तुरंत नेक्स्ट ईयर तुम सीए इंटर की एग्जाम्स दे सकते हो। और सीए इंटर तो और भी इंटरेस्टिंग है, तुम देखोगे सीए इंटर में 2 ग्रुप्स है, उसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। फाउंडेशन में 4 ही सब्जेक्ट थे, ऐसे कोई ग्रुप का कंसेप्ट नहीं था। सीए इंटर में 6 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, 6 सब्जेक्ट से 6 पेपर्स है, उनको 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया है। ऐसे ग्रुप में क्यों डिवाइड किया सर? तो समझो, अगर तुम एक ग्रुप पास हो जाते हो पर सेकेंड ग्रुप पास नहीं होते हो, तो तुम्हें फर्स्ट ग्रुप फिर से नहीं देना पड़ेगा, इसीलिए ग्रुप्स में डिवाइड किया। इसीलिए पूरे 6 सब्जेक्ट को 3-3 में किया, ताकि तुम अगर 3 सब्जेक्ट का सेट क्लियर कर लेते हो तो तुम्हें वो फिर से नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया कि तुम ग्रुप्स वाइज यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। देखो अभी ग्रुप्स में सब्जेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो अकाउंट्स, अकाउंट्स ऐसा है जो हर लेवल पे रहेगा। अकाउंट्स के साथ लॉ और टैक्सेशन। अभी टैक्सेशन क्या होता है, ये एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया। फाउंडेशन में अकाउंट्स और लॉ था, लॉ के बारे में मैंने कल भी थोड़ा बहुत बताया था कि लॉ क्या होता है, ठीक है। अभी टैक्स क्या होता है? टैक्स सबने सुना तो होगा, ठीक है। टैक्स मतलब क्या? गवर्नमेंट जो अपने से चार्ज करती है उसको बोलते टैक्स, बराबर। तो ये टैक्स क्या चीज होती है? जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, ठीक है। तुमने देखा कि वहां पे कोई आदमी फॉर एग्जांपल 50 लाख जीता, वहां पे अमिताभ बच्चन दिखाते हैं कि ये लो 50 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर। ऐसे नहीं होता है, वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल में वो बंदा जो 50 लाख जीता है उसमें से उसको 15 लाख टैक्स, और ये टैक्स गवर्नमेंट पहले ही मांग लेती है कि 15 लाख टैक्स हमें दो, 35 लाख उसको दो। तो तुम्हें अगर केबीसी में दिख रहा है ना कि कोई बंदा 50 लाख जीत रहा है, तो उसके हाथ में नहीं आते 50 लाख, क्योंकि टैक्स लगता है। टैक्स ये कंसेप्ट होती है, और अपन सब भरते हैं, तुम लोग भी भरते हो। हमने तो नहीं भरा कभी टैक्स, भरा है। तुमने चॉकलेट्स खाए, कैडबरीज खाए, चिप्स खाए ना, तो उन सब में भी टैक्स है, ठीक है। तुमने कभी देखा होगा ना पैकेट के पीछे MRP के ब्रैकेट में होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब जो 10 रुपए का चिप्स है ना, शायद उसमें 2 रुपए का टैक्स है। तुम जब 10 रुपए पे कर रहे हो तो गवर्नमेंट को 2 रुपए जाएंगे, ठीक है। ये समझना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब तुम टैक्स भर रहे हो पर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तुम टैक्स भर रहे हो। मतलब तुम 2 रुपए गवर्नमेंट को देने जा रहे हो क्या? चलो मैं आज 10 रुपए का चिप्स खा रहा हूं, ये ले शॉपकीपर 8 रुपए रख, 2 रुपए मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, ऐसे होगा क्या? नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तुम कैसे दे रहे हो तुमको ही नहीं समझ रहा है, इनडायरेक्टली जा रहा है। पर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे कि मैंने तुमको बताया, मैं केबीसी में कुछ जीता पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा हो गया, ठीक है। तो ऐसे दो अपने टैक्स के सब्जेक्ट में दोनों भी टैक्सेस रहेंगे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। जीएसटी जैसे तुम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो कर दिया, ठीक है। तो ये तुम भले होटल वाले को दे रहे हो, पर होटल वाला ये गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब कवर होता है दोस्तों सीए इंटर के ग्रुप 1 के सिलेबस में, ठीक है। दूसरा है ग्रुप 2 का सिलेबस। ग्रुप 2 में क्या होता है? कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी इसके बारे में जब सीए में बताया था, ओके। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग मतलब कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना इसमें कवर्ड होता है। मैं कोई भी प्रोडक्ट तो उसको बनाने में कितना खर्चा लग रहा है ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये अपने को कॉस्टिंग बताएगा। फिर होता है दोस्तों ऑडिट। ऑडिट मतलब क्या? ये तो सबसे कोर फील्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। ऑडिट मतलब चेक करना, क्या सामने वाले ने सही किया है, इसको चेक करना, उसको बोलते हैं ऑडिट। तो अभी हम क्या चेक करने जाते हैं सर? पेपर्स। जो कंपनीज होते हैं ना, ये लोग अपने दोस्तों, कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया, जितना लॉस कमाया, ये सब कंपनी ना पब्लिश करती है कि फॉर एग्जांपल ये साल हमने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। अब ये सही है नहीं, किसको पता? मैं तो बिलीव कर लूंगा कंपनी ने बताया सही है, पर ये सही है नहीं, ये कौन चेक करता है पता है?
चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है नीचे कि मैंने ये सही चेक किया, ये बिल्कुल सही है, और तब जाके मैं भरोसा करता हूं। इसलिए दोस्तों ये जो फील्ड है, ये भरोसे वाली फील्ड है। एक सीए की साइन जब आती है तब लोग भरोसा करते हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है कि एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो एक साइन की वजह से लोग भरोसा करते हैं, लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये जो लिखा है वो सही है। ठीक है, ये ऑडिट होता है दोस्तों, अपन चेक करते हैं और साइन करते हैं, इसको ऑडिट बोला जाता है। और लास्ट सब्जेक्ट जो है दोस्तों ग्रुप 2 में, वो है एफएम और एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंस यानी कि क्या, जैसे कि अपन ने कल भी पढ़ा था, सीएफए वगैरह ये फील्ड थी, ठीक है, उसमें कोर फाइनेंस है पूरा। तो अपने सीए के सिलेबस में भी फाइनेंस है। फाइनेंस मतलब कैसे इकट्ठा करना है, पैसों का यूज कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सब अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाएगा। लोन लेना चाहिए या नहीं, या खुद के पैसे लेके आऊं, क्या करूं, ठीक है, ये सब अपने को फाइनेंस सिखाएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तुम्हें बिजनेस समझ में आएगा कि बिजनेस चलाने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज यूज करे, कौन सी सही स्ट्रेटेजी रहेगी कि मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊं। ठीक है, ये सब एफएम और एसएम तुम्हें सिखाया जाएगा दोस्तों। तुम देखो तो कितना प्रॉपरली डेवलप्ड है, सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड है। लोगों का दिया हुआ चेक करना, कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, फिर फाइनेंशियली मैनेज करना, बिजनेस को स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना, अकाउंटिंग करना, लॉ संभालना, टैक्स संभालना, कितनी चीजें कवर्ड है, चेक करो। ठीक है, और इतना पढ़ने को तुम्हारे पास 1 साल होता है। तुम 1 साल के बाद सीए इंटर की एग्जाम दे सकते हो। अगेन 100 मार्क ईच पेपर, 100 100 100 100 100 100। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो टैक्स में 2 सब्जेक्ट्स है और इधर भी 2 सब्जेक्ट्स है। एक पेपर में 2-2 सब्जेक्ट है लास्ट वाले, तो ये 50-50 मार्क्स के होते हैं। डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, एफएम 50 मार्क्स, एसएम 50 मार्क्स। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा सिलेबस होता है। ग्रुप 1 का अगेन सेम क्राइटेरिया, ईच पेपर पासिंग 40 और टोटल के लिए पासिंग का 50% आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल सर, अभी मुझे बोलो ये ग्रुप 1 कितने मार्क्स का हो गया, 300, ग्रुप 2 कितने मार्क्स का हो गया, 300। तो सर इसमें पासिंग कितनी रहेगी, अभी बात की अपन ने 50%, तो कितना लाओगे तो पास हो जाओगे, 300 का 50% कितना होता है, 150। अगर 150 लाओगे तो पास हो जाओगे। फॉर एग्जांपल तुमको इधर आए 140, इधर आए 160, अभी ग्रुप 2 पास हो, ग्रुप 1 नहीं हो, तो यहां पे इंस्टीट्यूट ने रिलैक्सेशन दिया है कि दोनों मिला के अगर टोटल 300 हो रहा है तो भी तुम पास हो। मतलब यहां पे तुमको फेल नहीं माना जाएगा। दोनों मिला के टोटल भी तुम 300 लेके आते हो ना, तो भी तुमको हम पास मान लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दे दिया, एक्स्ट्रा सेट ऑफ का कंसेप्ट यहाँ पे लागू कर दिया। ठीक है, चेक करना ये इंटर के बारे में। ओके, लास्ट है सीए फाइनल। सीए फाइनल में अगेन जैसे सीए इंटर के सब्जेक्ट्स थे वो थोड़े एडवांस लेवल पे कवर्ड है सीए फाइनल में। सीए फाइनल में भी फिर से 2 ग्रुप्स है, फिर से 6 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब ही अकाउंट्स होता है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब ही फाइनेंस होता है, बट इधर एडवांस लेवल पे, ज्यादा लेवल पे कवर्ड है। जैसे कि तुम सीए फाइनल का ये एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लेते हो ना, तो तुम सीएफए लेवल 1 इजीली दे सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो सीएफए लेवल 1 का मेजर सिलेबस है। ठीक है, इसीलिए जो सीए करता है उसको सीएफए देना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये उसके बाद है एडवांस ऑडिटिंग, फिर से ऑडिट यहाँ पे कवर्ड है, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, और ये लास्ट क्या है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। सर बचपन से हमारा सपना था कि मैं पेपर लिखूं और बुक मेरे बाजू में हो, मैं एक भी मार्क ना गवाऊं। ठीक है, वो सपना तुम्हारा सीए इंस्टीट्यूट ने पूरा कर दिया है। ओपन बुक पेपर है ये लास्ट वाला, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, मतलब सारे सब्जेक्ट मिला के केस स्टडीज आएंगे। तुम्हें कौन से भी सब्जेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसका जवाब तुमको देना है। ओपन बुक पेपर है, बुक देख के पेपर लिख सकते हो। तुम सोचो यार तो कितना इजी है। इस पेपर में 1 घंटा एक्स्ट्रा भी दिया है कि तुम्हें ढूंढने को टाइम लगेगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो। बाकी पेपर्स में 3 घंटा, इस पेपर में 4 घंटे दिए। ठीक है, तो इस पेपर में सबसे ज्यादा मजा आता है दोस्तों, इतने वास्ट सिलेबस में ढूंढना, वो भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे कवर्ड है। देखो इतना अच्छे से कोर्स क्यों डिजाइन किया है, मतलब ओपन बुक पेपर क्यों रखा है, क्योंकि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब क्लाइंट आता है तो तुम्हारे पास बुक्स रहेंगे ना, तुम्हें बस ढूंढते आना चाहिए। इतना वेल डिजाइंड कोर्स है दोस्तों, इसीलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरा ऑलराउंड डेवलप्ड रहता है। जब तुम सीए करते हो ना तो तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाता है कि तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस तुम में आ जाता है कि यार सीए कर लिया ना, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं।
वो कॉन्फिडेंस तुम में आता है। ये ऐसा वेल डिजाइंड कोर्स है दोस्तों जो अपने सीए के करिकुलम में कवर्ड है। 3 लेवल्स थे, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल। कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं क्विकली ले लेता हूँ इसके बारे में, नहीं तो फिर भरत सर अपने को आगे लेके जाएंगे। सीए फाउंडेशन करने के बाद सीए इंटर, इंटर और फाइनल के बीच में ना एक चीज होती है, इंटर देने के बाद कितने सालों के बाद फाइनल दे सकते हो वो मैंने बताया नहीं। मई 2028 तुम्हारा इंटर है तो मई 2031 में तुम फाइनल दे सकते हो, मतलब इंटर अपीयर होने के 3 साल बाद। तो यहाँ पे बीच में जो 3 साल है उसमें हम क्या करें सर, इसमें एक आर्टिकलशिप नाम का कंसेप्ट होता है जो भरत सर तुम्हें बताने वाले हैं। इसमें कोई डाउट्स होंगे तो क्विकली मैं ले सकता हूँ। नोप्स, कोई डाउट नहीं? ओके चलो, तो अभी भरत सर आएंगे और तुम्हें आर्टिकलशिप के बारे में बताएंगे। ओके अच्छा, एक और यूनिक फीचर बताना चाहूँगा आपको सीए कोर्स के बारे में। आपको एक नाम बताता हूँ, कभी गूगल पे सर्च करना, प्रेमा जय कुमारा। एक, अगर आपको बोलूँ, शी वॉज अ डॉटर ऑफ अ ऑटो रिक्शा ड्राइवर एंड इन 2013 शी सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन द सीए फाइनल एग्जाम्स। तो अब है ना, उसका एक स्टेटमेंट था कि मेरे पापा महीने का 15,000 रुपये कमाते और इतने गरीबी में मैंने मेरी पढ़ाई की है। और वहाँ से लेके वो उनकी जो फर्स्ट जॉब लगी, इट वाज 10 टाइम्स मोर देन 10 टाइम्स, अगर आपको बोलो 10 टाइम से भी ज़्यादा थी। जितना उनके पापा कमा रहे थे उतना वो हर महीने कमाती, मतलब ऑलमोस्ट जितने उनके पापा की साल की अर्निंग थी वो उतना महीने में कमा रही थी। ये जो सीए कोर्स है ना, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, आपको बताऊँ, इट इज़ देर आर नो कोटा। कोटा समझते हो आप लोग? आपने बेसिकली देखा होगा, अभी 11th के एडमिशन्स चालू होंगे ना, तो आपको समझेगा कि थोड़ा ओबीसी के लिए सीट्स रखते हैं, थोड़ा एससी के लिए सीट्स रखते हैं, थोड़ा एसटी के लिए सीट्स रखते हैं। प्रैक्टिकली आपको बताऊँ, अगर एमबीए करने जा रहे हो ना, हार्डली 40% सीट जनरल कैटेगरी के लिए रहती है, 60% सीट्स रिजर्व रहती है। तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज सीए कोर्स का क्या है, यू आर ऑल ऑन योर हार्ड वर्क। आपको कभी भी बेसिकली ये कोटा वगैरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। एंड ये एग्जाम है ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल पहले 10,000 लोग पास करेंगे, ऐसा नहीं। जितने लोगों को पासिंग मार्क्स के ऊपर मिल जाते हैं वो सब के सब लोग क्या करेंगे, उस एग्जाम को क्लियर करेंगे। अब गाइस, मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर आपको सीए बनना है तो आपको कितना कॉस्ट लगेगा? अगर आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो मैं आपको पूछ रहा हूं, नेट में जितना आप अर्न करोगे बिफोर बिकमिंग अ सीए और जितना आप खर्चा करोगे बिफोर बिकमिंग अ सीए ऑन बेसिकली योर स्टडीज, वो कितना होगा? एनी गेसेस? कितना लगता है? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख? क्या लगता है कितना खर्चा होगा एक सीए बनने में? क्या लगता है बेटा? 1 to 2 lakhs? ओके, क्या लगता है पीछे मैडम आप? 10 to 15 lakhs? ओके, तो आपको बोलूं वर्चुअली एक सीए बनने का खर्चा है 0। सर आप ये क्या बात कर रहे हो, आप फीस नहीं लेने वाले क्या, फ्री में पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, अगर आपको बोलूं ऐसा तो नहीं है, बट आपको मैं समझाता हूं कि मैंने 0 क्यों बोला। मैं आपको फाउंडेशन, इंटर और फाइनल तीनों में अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा होता है पहले वो बताता हूँ। सीए फाउंडेशन में आपका जो है इंस्टीट्यूट का पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो अराउंड 9 to 10,000 रुपीज के आसपास होता है, और एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है विच इज अराउंड 10 to अराउंड वापस अगर आपको लो 2 से 3 हजार, तो 11-12 हजार, अपन 15 हजार पकड़ के चलते हैं, अपने को इंस्टीट्यूट को देना है। आपकी अराउंड 50,000 के आसपास आप फीस पकड़ लीजिए, ये हो गया फाउंडेशन का खर्चा। फिर इंटरमीडिएट में भी अगर अपन समझे कि इसका डबल खर्चा अपने को इंस्टीट्यूट को देना पड़ेगा, और आपकी फीस भी अपन डबल पकड़ते हैं, एक्चुअल में इतनी है नहीं बट फिर भी अपन डबल पकड़ लेते हैं। और सीए फाइनल में अगर अपन देखें, फाइनल में जो है वापस अराउंड 30,000 के आसपास खर्चा आता है, और उसी के साथ साथ अगर अपन देखें बेसिकली आपके क्लासेस फाइनल के थोड़े कंपेरेटिवली और कम में हो जाते हैं, वो अराउंड आपके 60,000 के आसपास हो जाते हैं,
क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आप इंटरमीडिएट में पढ़ते हो वही फाइनल में, तो सब सब्जेक्ट्स के लिए क्लास लगाने की मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती। तो टोटल अगर हम कर दे तो ये कितना आएगा, अगर अपन देखिए ये होगा आपका 65,000, ये होगा आपका 1.3 लाख और ये हो जाएगा आपका 90,000। तो अगर अपन देखें 2.2 अप्रॉक्सीमेटली, ये अगर अपन देखें ये 3 लाख के आसपास जाते हैं, 3 लाख के आसपास जो है आपका एजुकेशन कॉस्ट जाता है। बट अगर मैं आपको बोलूँ, आप अगर सीए आर्टिकलशिप कोई अच्छी सिटी से करते हैं, जैसे आप मुंबई वगैरह में करते हैं, मुंबई पुणे वगैरह करते हैं अच्छे फर्म्स में, जैसे प्रैक्टिकली अगर आपको बताओ, मकरंद सर जो है उन्होंने जैसे बिग फोर में काम किया, नील सर मकरंद सर ने बिग फोर में काम किया, तो उनका स्टाइपेंड मंथली अराउंड सीए बनने से पहले वॉज 15,000 पर मंथ टू 25,000 पर मंथ। बेसिकली ये क्या है, ये आप लोग जहां पर सीए इधर काम करोगे वहां पे आपको इतना स्टाइपेंड मिलेगा। आज अगर आपको बोलूं, आपको समझिए आपको फर्स्ट ईयर में 15,000 मिलेगा और सेकेंड ईयर में आपको 20,000 रुपीज मिलेंगे अगर आप किसी बिग फोर में काम करते हैं। तो ये कॉस्ट कितना हो जाता है गाइस, 15,000 इंटू 12 हो जाता है आपका 1.8 लैक्स और 20,000 इंटू 12 कितना होता है आपका 2.4 लैक्स। अगर आप किसी बिग फोर वगैरह में काम करते हो तो आपको बेसिकली रेवेन्यू ही कितनी हो गई 4.2 लैक्स और खर्चा कितना था अपना सीए कोर्स का 3 लैक्स। तो उल्टा सीए कोर्स करते हुए खर्चे से ज्यादा आपकी इनकम हो गई। बट वहीं पे अगर आप बिग फोर के अलावा किधर काम करते हो, मुंबई वगैरह में, नासिक में अगर आपको बोलूं स्टाइपेंड अराउंड 6 to 10,000 होता है नासिक की सिटी में, मतलब आपको बोलूं अराउंड 4,000 से भी कुछ फर्म्स चालू करते हैं, 10,000 तक नासिक में आपको मिलता है। वहीं पे अगर अपन मुंबई के बड़े फर्म्स के बारे में बात करें, दे ऑल्सो पे अराउंड 12,000 to 18,000। जैसे मैं पर्सनली बोलूँ, मेरे टाइम पे मेरा स्टाइपेंड अराउंड, मैं मुंबई के वन ऑफ द टॉप फर्म्स में काम करता था, उसका वो टाइम पे मेरा स्टाइपेंड अराउंड 13-14,000 पर मंथ के आसपास था। तो बेसिकली अगर अपन देखें ना, आप जितना बेसिकली खर्चा करोगे अपने स्टडीज पर, उतना खर्चा तो आपका रिकवर हो ही जाएगा। तो वर्चुअली सीए करने का ज्यादा कॉस्ट नहीं है, उसका कॉस्ट 0 जाता है। बट सर ये आखिर आर्टिकलशिप होता क्या है, अगर अपन देखें ये क्या क्या चीज है। आपने बाकी डोमेन्स में कभी भी आप जाते हो ना, आपने एक वर्ड सुना होगा इंटर्नशिप, सुना है आपने वर्ड इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब क्या, जॉब करने से पहले वो जॉब में जितने भी काम रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली जॉब से पहले ही किसी के अंडर ट्रेन होते हैं, वो ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप। और वैसे ही सीए में क्या होता है, सीए बनने से पहले एक सीए के अंडर आपको क्या करना पड़ता है, 2 इयर्स सर्व करना पड़ता है। क्या बोला मैंने, सीए बनने से पहले एक सीए के अंडर आपको 2 इयर्स सर्व करना पड़ता है और उसमें आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में सीखते हैं। जैसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है, ऑडिट होता है, जीएसटी होता है, टैक्स होता है, ये सब चीजें जो है ना हम यहाँ पे सीखेंगे। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आर्टिकलशिप में आप क्या क्या चीजें देखोगे। तो गाइस कुछ ट्रेडिशनल फील्ड्स है और वहीं पे कुछ इमर्जिंग फील्ड्स है जो अभी ग्रो हो रही है आर्टिकलशिप डोमेन में। अच्छा, ऑडिटिंग। अच्छा, ऑडिटिंग क्या होता है गाइस, जैसे अभी मकरंद सर ने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि चेक करना। आपको बोलूं, जब आप एज एन ऑडिटर जाओगे ना, जिंदगी में आपको किसी ने इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी होगी जितना आपको क्लाइंट आपको देगा। आप फॉर एग्जांपल बोलोगे कि सर स्टारबक्स की कॉफी चाहिए, बोलेंगे सर 2 मिनट रुको, आपके पास स्टारबक्स की कॉफी आ जाएगी। इतनी आपकी रिस्पेक्ट रहेगी। आपको जो खाना है, आपको अगर आप अच्छे क्लाइंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, आपको 7 स्टार होटल्स पे रहलाएंगे, बोलेंगे सर कोई तकलीफ रहे तो हमको बोलो, हम लोग मैनेज कर लेंगे। दिस इज द लेवल ऑफ रिस्पेक्ट यू गेट इन ऑडिट। तो सर ऑडिट में होता क्या, सर घूमने बहुत मिलेगा वो तो समझा हमें, बट ऑडिट में बेसिकली होता क्या है। अब है ना, क्या होता है गाइस, बेसिकली कंपनीज है ना अपना प्रॉफिट पब्लिश करते हैं और उसी के साथ साथ वो बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज है, हमें किसी के से पैसा देना बाकी है। तो ये सब चीजें उन्होंने बोला है, या तो उन्होंने सच बोला होगा या तो उन्होंने झूठ बोला होगा, और उसको चेक करना है ना, इसे हम बोलते हैं ऑडिटिंग। और यहाँ पे ना अगर आपको बोलूं, हर कंपनी इंडिया में जितनी भी कंपनीज है जिसका टर्नओवर 0 रुपीज हो या जिसका टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए हो, हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, ऑडिट करवाना ही पड़ता है।
तो इंडिया जैसे ग्रो होगा, कंपनीज बढ़ेंगी, एंड जैसे कंपनीज बढ़ेंगी ऑडिट भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा. एंड माइंड माई वर्ड्स, देर इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ओनली एंड ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन डू कंपनीज ऑडिट. चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा कोई भी ऑडिट नहीं कर सकता. समझ रहे हो? तो जितनी कंपनीज बढ़ेगी उतना ऑडिटर्स के लिए काम बढ़ेगा. और वहीं पे स्टैट्यूटरी ऑडिट यही होता है. अगर अपन बोले स्टैट्यूटरी मतलब क्या, कोई लॉ में बोला गया है ऑडिट करवाना है, जैसे इनकम टैक्स लॉ में ऑडिट करने बोलते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे उसमें ऑडिट करने बोलते हैं. तो गाइज ये जो होता है ये आपका ऑडिटिंग फील्ड रहती है. बहुत, मैं आपको बोलूं, मैंने पर्सनली जो हमारे टाइम पे 3 साल आर्टिकलशिप वो करती थी, 3 साल जो है मैंने काम ऑडिट में ही किया था, एंड इट वाज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. आपको लोग ऑडिट में भी बहुत टाइप्स रहते हैं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको समझेगा. स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, फॉरेंसिक ऑडिट होता है, अलग अलग टाइप के जो गाइज यहाँ पे आपको ऑडिटिंग देखने मिलते हैं. फिर दूसरा होता है टैक्स. अच्छा, टैक्स में ना पहला टैक्स है डायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या, इनकम टैक्स. अच्छा, आपको पता है रिसेंट में ना नासिक में बहुत रेड केसेस हो रहे हैं. नासिक में आपने देखा होगा कि किसी के पास से 100 करोड़ मिल रहे, किसी के पास से 120 करोड़ मिल रहे. पता है कोलकाता में तो एक सीए के पास ही रेड हो गई, वो सीए के पास 70 करोड़ कैश मिला. वो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसके पास 70 करोड़ रुपए कैश में मिले. बाकी प्रॉपर्टीज अलग, कैश में उसके पास कितना मिला, 70 करोड़ रुपया मिला. तो अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसमें वेराइटी ऑफ काम रहता है. पहली बात तो है ना, मेरे को एक बात बताओ, गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा आप कितना पैसा कमाते हो? अपने को थोड़ा डेटा देना पड़ेगा ना, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न. तो ये रिटर्न फाइलिंग का काम कौन करेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. और इसके बाद दो इंटरेस्टिंग चीज आती है, अपील्स एंड लिटिगेशन. फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या किया, अपना रिटर्न फाइल किया, आपके क्लाइंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि मिस्टर ए मेरे क्लाइंट है. मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने अपना रिटर्न भरा जिसमें उसने बताया मेरी इनकम है 50 लाख रुपए. बट इनकम टैक्स ऑफिसर बोला, मिस्टर ए आप झूठ बोल रहे हो, आपकी इनकम 50 लाख रुपए नहीं है, आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, आपकी इनकम है 80 लाख रुपए. 30 लाख रुपए पे एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा. तो अब है ना, यहां पे क्या होगा गाइस, हमारे पास दो तरीके, या तो वो सर को पास जाएंगे, सर को बोलेंगे सर प्लीज हमारी इनकम 50 लाख है, ये लो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स. तो ये जो हो गया गाइस, ये हो गया अपील. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑफिसर्स के पास ही जाके क्या कर रहे हैं, हम लोग थोड़ा अपील कर रहे हैं. बट फॉर एग्जाम्पल मैं बोला नहीं बात करने की तेरे से, मेरे को झगड़ा करना है तेरे से, और कोर्ट में जाके मिल. बट अभी अपन ने देखा है कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं मिलता है जो इंसाफ. तो कॉर्पोरेट मैटर्स के लिए ना जो कोर्ट रहता है वो अलग होता है, और उसे बुलाते हैं ट्रिब्यूनल. जैसे आपने देखा होगा ना, वकील जाता है, वो माय लॉर्ड ऐसे ऐसे बेसिकली जैसे केस लड़ता है, वैसे सीए लोग भी इनकम टैक्स जीएसटी के मामले में वो केस लड़ सकते हैं, और इसे हम बोलते हैं लिटिगेशन. लिटिगेशन मतलब क्या, आपका झगड़ा चालू है इनकम टैक्स के साथ, आपका झगड़ा चालू है जीएसटी के साथ, वो झगड़े को लड़ने को क्या बोलते हैं, लिटिगेशन. तो सोचो आप बेसिकली अगर आपको बोलो आर्टिकलशिप करने जा रहे हो, आपकी एज होगी 18 ईयर्स के आसपास, और 18 ईयर्स में आप ये सब काम करोगे. फ्रैंकली आपको बोलूं, मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था ना जहाँ पे मैं आर्टिकलशिप के लिए था, वो मुंबई का टॉप मॉल था. मतलब आपने पलेडियम नाम सुना होगा शायद, एक मुंबई का सबसे टॉप मॉल था. तो मेरा जो फर्स्ट बेसिकली अपीयरेंस था वो मॉल में, रोज जाना है, डायरेक्टर्स लॉन्च में बैठना है, और डायरेक्टर्स लॉन्च में बैठ के पूरा काम करना रहता था. एंड मेरे को बेसिकली इतना हमारी फर्म में इतना अच्छा कल्चर था कि हमें बेसिकली जो सीएफओ मीटिंग्स होती थी, वो सीएफओ मीटिंग्स में भी बैठने का मौका मिलता था. ऑब्वियसली हम उसमें ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते थे, बट हमें बैठने का मौका मिलता था. तो इमेजिन यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, यू आर 19 ईयर्स ओल्ड, और वहां पे आपको बेसिकली टॉप माइंड्स के साथ बैठने मिल रहा है. तो जेन्युइनली सी आर्टिकलशिप इज अ ग्रेट ब्लेसिंग. अच्छा, तो डायरेक्ट टैक्स में ना सबसे पहले एक चीज आपको देखने मिलती है, रिटर्न फाइलिंग. फिर मैंने आपको बताया अपील्स एंड लिटिगेशन. फिर एक होता है कंसल्टेंसी. आपके अगर कोई फैमिली में कोई सीए वगैरह होगा, तो आपने देखा होगा कोई शादी वादी चालू है, उसे घेर के लोग खड़े रहेंगे कि भैया अभी टैक्स भरने का टाइम आ चुका है, बताओ तो टैक्स कैसे बचाए.
और उस टैक्स बचाने के मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसल्टेंसी। अगर आप सीए बन गए, आपके रिलेटिव्स आपके पास आए, तो बोलना इधर नहीं, ऑफिस में आना, और तब जाके अपन बात करेंगे, फीस लेना, उनको छोड़ना मत। और इनडायरेक्ट टैक्स में भी है ना गाइस, यही सब सेम चीजें होती है। अगर आपको बोलूं, कंसल्टेंसी होता है, रिटर्न फाइलिंग होता है, लिटिगेशंस होते हैं, और कस्टम्स के भी यहाँ पे काम आते हैं। अच्छा, कस्टम्स मतलब आपको चलो एक डेटा जस्ट वापस बताऊं तो, फॉर एग्जाम्पल चाइना से आप एक कार इंपोर्ट करते हो, वो कार का बेसिकली अगर मैं बोलूं 28 लाख रुपए आपने पे किए। मेरा एक सवाल है, गवर्नमेंट को 28 लाख में से कितना रुपए गया होगा? 28 लाख की आपने कार इंपोर्ट की है, स्पोर्ट्स मॉडल फ्रॉम चाइना। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को कितना पैसा गया होगा इसमें से? 5 लाख, 10 लाख, पूरे 18 लाख। 28 लाख की अगर कार इंपोर्ट करोगे तो एक्सट्रीम केसेस में 18 लाख रुपए जो है वो कहां पे किसको देने पड़ते हैं? गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो क्या होगा बेटा? ओके, तो यही बेसिकली अगर आपको बोलूं ना, इसमें थोड़ी बहुत भी 19-20 हो जाती है ना, तो बहुत महंगा पड़ जाता है आप लोगों के लिए। इसके लिए है ना, ये कस्टम्स रिलेटेड काम भी जो है वो मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देखते हैं। तो ट्रेडिशनल फील्ड्स तो ये हो गए जिसमें आपका ऑडिटिंग आ गया, जिसमें आपका डायरेक्ट टैक्स आ गया, और जिसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स आ गया। बट कुछ इमर्जिंग फील्ड्स भी यहाँ पर डेवलप हो रही है। जैसे आपको बोलूँ M&A टैक्स के बारे में, जैसे मकरंद सर के बारे में बात करूँ तो उन्होंने काम इसमें ही किया था, मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स। अच्छा, आपको पता है क्या मर्जर्स एंड एक्विजिशन? कभी आपने नाम सुना है मर्जर्स एंड एक्विजिशन? आपको पता है क्या पहले वोडाफोन और आइडिया अलग थे, अभी वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, है कि नहीं? रिलायंस जो है ना, हर साल कितने कंपनीज को खरीदता है? आपने एक बहुत फेमस सुना होगा टाटास के बारे में, कि टाटास ने क्या किया था, जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया था। ये देखा होगा आपने, सुना होगा, कुछ रील वगैरह देखी होगी इसके बारे में। बेसिकली आपको क्या है पता है, पहले टाटा ग्रुप का टाइम खराब चालू था, तो टाटा ग्रुप जो है ना वो फोर्ड के पास गए थे। वो फोर्ड को बोले भैया हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, आप हमारा बिजनेस खरीद लीजिए। फोर्ड के मैनेजर बोले तुम इंडियंस को कार बनाना ही नहीं आता है तो क्यों बनाते हो, क्यों बिजनेस में घुसते हो? रतन टाटा जी अपनी डील कैंसिल कर दिए और वो वापस इंडिया आ गए। और कुछ सालों बाद जब लंदन में रिसेशन चालू था, फोर्ड की हालत खराब हो गई। फोर्ड के सीईओ रतन टाटा जी के पास आए, बोले कि हमारा टाइम खराब है, आप क्या कीजिए जैगवार लैंड रोवर को खरीद लीजिए। और टाटाज ने जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया था। तो ये खुद में एक मोटिवेशनल स्टोरी है अगर अपन बात करें तो। यहाँ पे क्या है, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते हैं ना, तो कंपनी खरीदने और बेचने पे भी टैक्स लगता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के। शेयर्स क्या होता है आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो जब भी शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है उस पर टैक्स लगता है। तो उसके टैक्स प्लानिंग को क्या रहता है बेसिकली, उसे हम बोलते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स। मकरंद सर उसको आपको थोड़ा उन्होंने प्रैक्टिकली काम किया है, तो इस पर ज्यादा इलैबोरेट करेंगे आपको। फिर इसके बाद कंसल्टेंसी, अगर आपको बोलूं कंसल्टेंसी भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। बेसिकली बिजनेस आपके पास आएंगे कोई भी चीज के बारे में और वो लोग आपसे एडवाइस लेंगे। और एक बहुत बढ़िया न्यू ऑप्शन आपको जो दिया है सीए इंस्टीट्यूट ने, विच इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अच्छा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता क्या है? अब आर्टिकलशिप है ना 2 साल की है। कितने इयर्स की आपकी? 2 इयर्स की। फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद है ना आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप एक सीए के पास काम ना करके किसी बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं वो बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कौन कौन सी होगी। आपने रिलायंस का नाम सुना है? रिलायंस जैसी कंपनी में काम कर सकते हो। आपने कुछ बैंक्स के बारे में बताता हूं जिस शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, बट प्रैक्टिकली दे आर द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। जेपी मॉर्गन शेस, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, ये जो बैंक्स है दे आर लिटरली द बिगेस्ट बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड आपको बोलूं अभी तो बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंसी फर्म्स, बीसीजी नामक एक कंपनी है, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफर करते हैं। द स्टाइपेंड इनका जो होता है ना, इट रेंजेस एनीवेयर बिटवीन 30,000 to 2 lakhs। बिफोर बिकमिंग अ सीए ये आपको स्टाइपेंड इतना ऑफर करते हैं। बट सर ये किसके लिए सूटेबल है? जो व्यक्ति को लगता है मेरे को आगे जाके जॉब करना है, मेरे को आगे जाके प्रैक्टिस सेटअप नहीं करनी है, उसके लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है वो जेन्युइनली एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है।
है कि नहीं? तो एकदम आपको बोलूँ ना, ये जो बैंक्स रहते हैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस काम करते हैं, तो आपको ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है इफ़ यू ऑप्ट फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 साल नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 1 साल कर सकते हो। ठीक है, तो अब जस्ट मैं मकरंद सर को बुलाऊंगा कि यहाँ पे अलग अलग एवेन्यूज जहाँ पे एक सीए बनने के बाद काम क्या क्या कर सकते हैं। देखो ये तो क्या थे, सीए बनने से पहले अपन कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, अभी मकरंद सर आपको बताएंगे कि एक बार आप सीए बन गए तो सीए बनने के बाद हम लोग कहाँ कहाँ पे काम कर पाएंगे। ठीक है, चलो अभी सीए बनने तक का सफर तो अपन ने देख लिया, अभी सीए बनने के बाद का सफर देखते हैं कि सर ठीक है, हम आपने बोला वैसे हमने सीए कर लिया, हमने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, आर्टिकलशिप सब कुछ कर लिया। तो अभी सीए बनने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ पे काम कर सकते हैं, हम चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं। जैसे देखो दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैं सीए बन गया, अभी मेरे को ना जॉब करना है तो मैं जॉब कर सकता हूँ। ठीक है, जॉब मतलब क्या, कोई भी कंपनी में जॉब कर सकते हो जो कंपनी सीए से रिलेटेड है, जो कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मतलब जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एग्जांपल के तौर पे ले लो अपनी पैराशूट, पैराशूट का जो तेल आता है वो कौन सी कंपनी बनाती पता है, मेरिको लिमिटेड करके बनाती है, तो उधर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। फिर एचयूएल नाम की एक कंपनी है, ये भी काफी प्रोडक्ट्स बनाती है जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो उस कंपनी में काम कर सकते हो। तो एक सीए दोस्तों ऐसे इंडस्ट्रीज में जॉब कर सकता है, या तो सीए फर्म्स में जॉब कर सकता है। सीए फर्म्स यानी कि जैसे बिग फोर्स, वर्ल्ड के टॉप 4 कंपनीज में जो आते हैं, केपीएमजी, डेलॉइट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, उधर जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो कोई भी दूसरे सीए फर्म में जॉब कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है दोस्तों जॉब करना। ठीक है, तो सर अगर हम जॉब करना चाहे तो हमें कितने का पैकेज मिलेगा, जैसे कि सर ने बताया कि खर्चा तो लगभग 0 है। ठीक है, मतलब जो भी खर्चा लगता है लगभग स्टाइपेंड के फॉर्म में रिटर्न मिल जाता है। तो सर हमें पहली सैलरी कितने की मिलेगी, अगर खर्चा है ही नहीं तो फिर कितनी की सैलरी मिलेगी, कमी होगी ना सर? तो ऐसे नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सीए करने में मनी वाइज कॉस्ट 0 है, बट मेहनत वाइज कॉस्ट बहुत है। ठीक है, मेहनत लगती है और उस मेहनत का रिवॉर्ड बिल्कुल मिलता है। ठीक है, वो मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है दोस्तों। मिनिमम बेसिक सैलरी जो लास्ट से कम सैलरी मिलती है वो 9 लाख रुपीज है, और हाईएस्ट से हाईएस्ट जो स्टार्टर फ्रेशर को मिलती है वो 25 लाख 30 लाख के आसपास होती है। मतलब एट द एज ऑफ 21 22 सोचो तुम्हारे हाथ में दोस्तों ऑन एन एवरेज 15 से 20 लाख रुपए पर एनम का पैकेज रहता है। ठीक है, इतने कम एज में, जब बाकी लोग अभी भी खर्चा ही कर रहे हैं उनके सीखने पे। ठीक है, बाकी लोग अभी भी सीख रहे हैं, खर्चा ही कर रहे हो, और तुम कमाना भी शुरू कर दियो। ठीक है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जब तुम जॉब करते हो तो तुम्हें ये एडवांटेज मिलता है। तो सर मेरी जॉब करने की इच्छा नहीं है तो मैं क्या करूं, सर तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रैक्टिस मतलब क्या, तुम्हारे पास खुद का ऑफिस खोलो। ठीक है, तुम्हारे पास क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट बोलेंगे हमारा ये काम है, फॉर एग्जांपल हमारा जीएसटी रिलेटेड काम है, हमारा ऑडिट रिलेटेड काम है, या हमको कोई कंसल्टिंग चाहिए। अच्छा, कंसल्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कंसल्टिंग मतलब देखो, कंसल्ट मतलब जैसे अभी डॉक्टर के पास तुम जाते हो, क्यों जाते हो, कंसल्टिंग के लिए ही जाते हो कि डॉक्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा बताओ ना क्या करूं। अभी सीए के पास लोग कंसल्टिंग को क्यों आते हैं समझना, जब कोई भी बिजनेस को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डाउट है कि हम हमारे सेल्स कैसे बढ़ाए, हम प्रॉफिट कैसे बढ़ाए, तो वो सीए के पास आता है कंसल्टिंग के लिए। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोलगेट सुना है तुमने, यूज करते होंगे, ठीक है, या नहीं भी यूज करते होंगे। तो कोलगेट में, कोलगेट को ना चाहता था कोलगेट कि मेरा यार सेल्स बढ़ जाए, मैं ना थोड़े ज्यादा कोलगेट बेचना चाहता हूं। तो कोलगेट को ये आइडिया दी गई कि एक काम करो, जो तुम्हारा टूथपेस्ट का आगे का होल आता है ना वो बड़ा कर दो। ठीक है, ये छोटी सी एडवाइस दी, छोटा सा उसको एडवाइस दिया गया कोलगेट को कि जो तुम्हारा आगे का होल है वो थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, क्यों, इससे क्या होगा, तो कोलगेट को ये एडवाइस दी गई कि लोगों को ना उतना ही जोर से प्रेस करते, लोग सोचते नहीं कि कितना इतना ही जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को 5 मिलीग्राम ही टूथपेस्ट लगाना है, ऐसे सोच के कोई लगाता नहीं है। लोगों को प्रेस करने की आदत है, तो तुम होल बड़ा करोगे ना तो लोग ज्यादा प्रेस करेंगे, ज्यादा टूथपेस्ट यूज हो जाएगा।
और जितना ज्यादा टूथपेस्ट यूज होगा उतने जल्दी खत्म होगा, उतने जल्दी लोग नया टूथपेस्ट खरीदेंगे तो ज्यादा सेल्स होगा। देखो कितनी सी छोटी सी एडवाइस है, ये आता है कंसल्टिंग में। कंसल्टिंग मतलब बिजनेस को ज्ञान देना कि भाई तुम्हारा बिजनेस कैसे चला ये हम बताएंगे, ठीक है। ये भी एक सीए काम करता है दोस्तों। ये तुम सीए बनने के बाद कंसल्टिंग फील्ड में भी जा सकते हो। बहुत लोग क्या करते हैं, कंसल्टिंग फील्ड में जाने के लिए सीए प्लस एमबीए करते हैं ताकि कंसल्टिंग फील्ड में आपको ऊपर का लेवल का जॉब मिले, ठीक है। तो ये कंसल्टिंग फील्ड होती है जो बहुत ही ल्यूक्रेटिव फील्ड है, बहुत मजा आता है इसमें क्योंकि हर बिजनेस को स्टडी करने मिलता है। बिजनेस को स्टडी करो, उसको स्टडी करके बताओ कि तुम्हारा बिजनेस कैसे बेहतर कर सकते हो, ये कंसल्टिंग में कवर्ड होता है, ठीक है। और जैसे कि सर ने बोला मर्जर्स एंड एक्विजिशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को ना कोई कंपनी खरीदनी है, ओके। अभी मुझे क्या पता वो कंपनी सच्ची में अच्छी है, ऊपर से तो अच्छी दिख रही है, और उसने जो रिकॉर्ड्स लिखे रखे हैं, जो प्रॉफिट कमाए, क्या ये सच है, क्या ये बराबर है, क्या इसने कोई गफला तो नहीं किया, तो इसको चेक करना, मतलब इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। इसमें भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है दोस्तों कि उस सामने वाली कंपनी को चेक कर लो कि वो बराबर है या नहीं, क्या उसमें कुछ गफला तो नहीं, ठीक है। ये सब चेक करना दोस्तों, इसको बोलते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशन टैक्स। तो इसमें भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हो। जैसे आर्टिकलशिप के जब मैं लास्ट ईयर में था, एकदम एंड पे था, जब थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में था, तो हमारे पास एक क्लाइंट भी आया था दोस्तों। तो उनको वही सब एडवाइस करना था कि तुम कहाँ पे कंपनी सेटअप कर सकते हो ताकि तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो या फिर तुम्हें कम टैक्स लगे। तो ये सब एडवाइस करना, कंसल्टिंग करना, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, ये सब नए फील्ड्स है जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी तुम काम कर सकते हो। या तो बेस्ट चीज, अगर तुम चाहो तो सर हमको जॉब नहीं करना है, हमको प्रैक्टिस नहीं करना है, तुम खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। तो इस बिजनेस तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना सर, सीए क्यों करें? क्योंकि एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद तुम्हें बिजनेस का जितना नॉलेज रहेगा ना, उतना नॉलेज किसी और को होना मुश्किल है, क्योंकि तुम्हें बिजनेस के सारे फील्ड्स के बारे में पता है। पैसे चाहिए बिजनेस में, फाइनेंस के बारे में पता है, बिजनेस में टैक्स भरना है, टैक्स के बारे में पता है, बिजनेस का सब बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह सब प्रॉफिट निकालना है, अकाउंटिंग के बारे में पता है, ऑडिटिंग के बारे में पता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, बिजनेस कैसे चलाना है वो पता है। बिजनेस के सारे एस्पेक्ट के बारे में तुमको अगर पता है तो सोचो तुम बिजनेस कितना अच्छा चलाओगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, बोट अमन गुप्ता एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, करेक्ट। तो आई थिंक कुमार मंगलम बिरला, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो बिरला ग्रुप के ओनर है, सीईओ है, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद ये सब फील्ड्स का नॉलेज आपको थोड़ा बेहतर मिलता है, बिजनेस तुम बेहतर चला सकते हो, ठीक है। अच्छा सर, ये सब नहीं करना है सर, हमने बचपन में सुना था कि यार गवर्नमेंट नौकरी लग जाए ना तो बहुत भारी काम हो जाता है, लाइफ सेट हो जाती है, लड़की जल्दी मिलती है, ठीक है, ऐसे लड़के लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो हमको गवर्नमेंट जॉब करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तुम गवर्नमेंट के इंडस्ट्रीज में भी काम कर सकते हो, गवर्नमेंट कंपनीज जैसे कि ओएनजीसी हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब कंपनीज में, कोल इंडिया हो गया, इन सब कंपनीज में भी तुम काम कर सकते हो जो गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हो। सर हमें इसमें भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ना बैंक में ज्यादा मजा आता है, लोगों के पैसे जब आएंगे, लोगों के पैसे को कैसे मैनेज करना है, वो फंड्स को कहाँ इन्वेस्ट करना है, मेरे को बैंक के एंगल में ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे उधर भी काम कर सकते हो। दोस्तों ऐसी कोई फील्ड नहीं जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट काम नहीं कर सकता। इसीलिए तुम कॉमर्स में अगर एक कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा कि मेरे को पता नहीं मुझे क्या करना है, तो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट से बिल्कुल परस्यू कर सकते हो, क्योंकि सीए बनने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, हर फील्ड में जा सकते हो। और जैसे कि दोस्तों हमने किया कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया, हमको जॉब नहीं करना था, हमको प्रैक्टिस नहीं करना था, टीचिंग में इंटरेस्ट था तो हमने टीचिंग किया, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये काफी सारे ऑप्शंस है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं जो तुम परस्यू कर सकते हो। और बेस्ट चीज क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जल्दी बन जाते हो तो तुम्हारे पास रिस्क लेने का टाइम होता है, मतलब कोई तुम्हें ऐसे नहीं बोलेगा कि यार अभी तो तुझे जॉब ही करना पड़ेगा, थोड़ा सेटल होना पड़ेगा, तुम रिस्क लेने को तुम्हारे पास टाइम रहेगा क्योंकि जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये काफी सारे फील्ड्स है दोस्तों जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकता है, ठीक है। तो ये सब फील्ड्स तुमने आज समझी कि क्या क्या अपन काम कर सकते। तो ऐसे कौन लोग हैं जिन्होंने ये फील्ड्स में जाके अच्छा काम करके बताया, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से और फेमस है,
ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, तो उनके बारे में अपने को भरत सर बताएंगे कि प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज कौन है जिन्होंने ये फील्ड्स में जाके अपना नाम बहुत ऊंचा किया है और वो बहुत फेमस पर्सनालिटीज बन चुके हैं। हेलो। या अच्छा, एक जस्ट स्टोरी बताता हूँ आपको मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की। छोटी सी स्टोरी है। उनके पापा का बहुत बड़ा एम्पायर है। अगर आप पहले भी सुनोगे, बिरलास जो है हर इंडस्ट्री में, आपको सीमेंट चाहिए, आपको फैशन चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए, बिरलास जो थे हर इंडस्ट्री में आपको मिलते थे। बट कुमार मंगलम बिरला के जो फादर थे, उन्होंने बोला अगर आपको फैमिली बिजनेस में आना है तो मेरी एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको फैमिली बिजनेस में आने दूंगा, वरना आपको फैमिली बिजनेस में एंट्री नहीं मिलेगी। और वो कंडीशन थी कि आपको एक सीए बनना पड़ेगा। अगर आप एक सीए बनोगे तो आप मेरे बिजनेस को बेसिकली संभालने के काबिल हो, और फिर आपको बिजनेस पे एंट्री मिल पाएगी। और कुमार मंगलम बिरला जी बोलते हैं, मेरे लिए बिजनेस संभालना इतना टफ नहीं था जितना मेरे लिए सीए क्लियर करना टफ था। बट फिर भी अगर आपको बोलूँ, वो टाइम पे जो था सीए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हुआ करता था, रिजल्ट जो था बहुत कम आता था। अभी रिजल्ट जो है पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो चुका है। बट अगर आपको और कुछ सीएस के बारे में बताओ गाइस, आपने राकेश झुनझुनवाला के बारे में सुना है? राकेश झुनझुनवाला, उनकी जस्ट रिसेंटली 2022 में डेथ हुई। बट ही वॉज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड स्टॉक मार्केट में बेसिकली वो, अगर अपन देखें, एक्सपर्ट थे। एंड ही लेफ्ट बिहाइंड अ वेल्थ ऑफ 51,000 करोड़ रुपीस। राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे एंड उससे ही बेसिकली उनको नॉलेज आया फिनेंस का। उन्होंने स्टार्टिंग में अपनी छोटी मोटी प्रैक्टिस थी, बट उसके बाद जो वो स्टॉक मार्केट में घुसे, उनको फिनेंस का नॉलेज जो सीए से मिला, उन्होंने वो यूज़ किया, अपने प्रैक्टिकल इंसाइट्स उन्होंने गेन किए, और उसके बाद उन्होंने बेसिकली एक वंडरफुल उनका करियर जो है एज इंडियन बेसिकली स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट जैसे अपन सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपको बताऊँ, HUL नामक एक कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। लोगों ने, आपको पता है वो बेसिकली आप जो भी अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करते हो, बेसिकली आपको बोलूँ सोप्स हो गया, सोप्स अब अगर आप यूज करते हो ना, पेयर्स भी उनका है, डव भी उनका है, लाइफ बॉय भी उनका है, लिरिल भी उनका है, अलग अलग जो सोप्स है सब जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर ही आते हैं। एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो बेसिकली हेड है मिस्टर संजीव मेहता, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सर जस्ट ऐसे ही सैलरी के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं रिसेंट में अभी जस्ट तुरंत सर्च किया कि संजीव मेहता सर की सैलरी कितनी है, एंड इट इज अराउंड 22 करोड़ पर एनम। तो ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ 22 करोड़ पर एनम। तो वो तो चलो एकदम टॉप में आ गए, बट एकदम अच्छा अमाउंट उन्हें मिल रहा है। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर आपको बोलूँ कुछ अलग अलग सीएस के बारे में गाइस, सीए पीयूष गोयल, नाम बहुत फेमस है। अगर आप देखोगे चलो, तो आज के सेशन के लास्ट पार्ट की ओर बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज का सेशन का आखिरी पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है यूएस सीपीए के बारे में। ठीक है, यूएस सीपीए एग्जैक्टली क्या होता है वो अपन देखने वाले हैं दोस्तों। ये तुमको जो आज शीट दी है उसमें भी कवर्ड है यूएस सीपीए। तो सर सीपीए नाम के आगे यूएस क्यों कर रहे हो, और ये सीपीए है क्या? सीपीए मतलब दोस्तों सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीए होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, वैसे यूएस का जो डिग्री है दोस्तों वो है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये नाम के आगे यूएस क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, डिग्री कहाँ की है? यूएस की। अच्छा, ये जो सीपीए नाम की डिग्री है ये सिर्फ यूएस नहीं ऑफर करता है, यूएस के साथ साथ और भी कंट्रीज है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, हांगकांग हो गया, इन सब के सीपीए कोर्सेस है। ठीक है, तो अब ये सीपीए है क्या? देखो सिंपल भाषा में अगर बोलूं, सिंपल इसमें अगर बोलूं, तो इंडिया में जैसे सीए है, यूएस में वैसे सीपीए है। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलूं तो यूएस का सीए मतलब सीपीए। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर तुमको समझना है। अच्छा, तो क्या सीपीए करके फायदा होगा? बिल्कुल, सीपीए करके भी फायदा हो सकता है दोस्तों, बट हाँ अगेन जैसे कि सर ने बताया था, एसीसीए के केस के जैसा ही है। इंडिया में आज इतनी ज्यादा वैल्यू इसको नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया में इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा यूज होता है। हाँ, तुम बाहर जा
अगर अब्रॉड जाने की इच्छा है तो तुम ACCA CPA ये सारे कोर्सेज कर सकते हो CA के साथ, जिसमें तुम्हें अब्रॉड जाने में और हेल्पफुल हो, या फिर वो सिर्फ उतना कोर्स करके भी चल सकता है, ठीक है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अच्छा, तो ये कोर्स क्या CA के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपका भी क्वेश्चन था, बिल्कुल CA के साथ भी ये कोर्स कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि CA का जितना सिलेबस है आसपास उस वही सिलेबस या उससे कम में तुम्हारा ये कोर्स खत्म हो जाता है, ठीक है। बस थोड़ा सा एडिशनल तुमको US के हिसाब से जो चेंजेस रहेंगे उतने चेंजेस का पढ़ाई करना पड़ता है। CPA तुम इजीली क्लियर कर लेते हो अगर तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो यहाँ के जिनको CA नहीं करना है, तो सर हम कौन सी डिग्री करें फिर? हाँ, CA नहीं करना है दोस्तों तो तुम CPA ACCA कर सकते हो, बट इंडिया में अगर रहना है ना तो इतनी वैल्यू नहीं, फिर तुम CFA कर सकते हो। इंडिया में CFA को बहुत वैल्यू होती है, ठीक है। अगर CA नहीं करना है तो CFA एक अच्छा कोर्स होता है, CFA CS CMA MBA जैसे कल भी डिस्कस किए थे, ये और भी दूसरे कोर्सेज होते हैं जो तुम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और अगर यही चीज CA के साथ करते हो तो फिर वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, ओके। ये CPA है क्या दोस्तों, तुम देखोगे तो उसमें सब्जेक्ट्स वही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब ही क्या होता है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, तुम देखोगे तो ये बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की तरह ही है। सब्जेक्ट्स थोड़े कम है, ठीक है, सब्जेक्ट्स थोड़े कम है, यहाँ पे थोड़े ज्यादा सब्जेक्ट्स कवर होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, बट CPA में थोड़े सब्जेक्ट्स कम है। इनका तुम देखोगे CPA जर्नी में आपको कुछ करना नहीं है, बस अप्लाई करना है, US का कोई स्टेट बोर्ड सिलेक्ट करना पड़ता है जिसके थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि US की एग्जाम है ये, US CPA। अच्छा, सारे CPA में US CPA थोड़ा प्रेफर्ड होता है, ठीक है, इसीलिए आज अपन यहाँ पे US CPA यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो US CPA में तुम समझना पासिंग का थोड़ा अलग ही क्राइटेरिया होता है, ठीक है। 4 सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, इनका कोड दिया गया है, ऑडिटिंग का, बिजनेस का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और रेगुलेशन का, AUD BAR और REG, ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट कोर्सेस है। इन सब्जेक्ट का पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। तुम अगर यहाँ पे पढ़ोगे ना तो पासिंग मार्क्स तुमको कितना दिख रहा है, 75, मतलब सर इंडिया के जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है CA, इसमें तो पासिंग मार्क 40 ही है, और इधर 75, इतनी ज्यादा पासिंग। तो ये 75 जो है ये एग्जैक्ट मार्क्स नहीं स्कोर करने तुमको, 75 जो है ना ये वेटेज के हिसाब से होना चाहिए। मतलब क्या समझना थोड़ा, देखो पेपर के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स को एडजस्ट किया जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल तुमने 50 मार्क्स स्कोर किए, पर पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, मतलब जो नॉर्मल पेपर आता है उससे डबल, तो तुम्हारे मार्क्स को उतना वेट दिया जाता है, मतलब 50 से डबल मार्क्स तुम्हारे पकड़े जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे इसको US CPA में वेटेज क्राइटेरिया होता है, थोड़ा अलग है मार्क्स देने का ट्रिक, मार्क्स देने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। नॉर्मल जितना स्कोर करते हो उतने मार्क्स नहीं पकड़ते, इसमें वेट्स दिए जाते हैं कि तुम कितना पेपर डिफिकल्टी इसके हिसाब से स्कोर कर रहे हो, उस हिसाब से यहाँ पे वेट दिए जाते हैं, उस हिसाब से तुम्हारे मार्क्स पकड़े जाते हैं, ठीक है। ये भी एक कोर्स है जो तुम कर सकते हो। अगेन ये कब कर सकते हैं सर, जब हमारा 12th हो जाए, ठीक है। 12th होने के बाद तुम कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री जब कर रहे हो तो इसका प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, ठीक है। US CPA का प्रिपरेशन तुम ग्रेजुएशन के साथ साथ कर सकते हो, और तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाए तुम ये कोर्सेज को साथ साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये US CPA का कोर्स है, सिंपल भाषा में जैसे कि मैंने बोला ये इंडिया का ही CA जैसा है वैसा US का ये CPA है, ठीक है। और तुम्हें अगर मैं एक ओपिनियन दूं तो सिर्फ CPA करने से इतना इंडिया में बेनिफिशियल नहीं है, करना है तो CA के साथ कर सकते हो, उसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा, ओके। तो ये आज के कोर्सेज के बारे में था दोस्तों। CA अपन ने पूरा डिस्कस किया डिटेल में, और जैसे कि तुमने देखा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के बारे में बहुत सारी चीजें थी, इसीलिए अपन ने आज का पूरा दिन अलॉट किया था इसके लिए, और उतना इंपॉर्टेंट है, उतना रेप्यूटेड है ये डिग्री करने के लिए। हाँ, ऑब्वियसली एफर्ट ज्यादा होते हैं, तुमने सुना होगा ये कर रहा है वो 12 घंटे पढ़ता है, 14 घंटे पढ़ता है, सुना होगा ना। घर वाले बोलते हैं यार तुम नहीं पढ़ पाओगे मत करो, कुछ कुछ लोग बोलते हैं यार तुम में वो कैपेसिटी नहीं है। तो जैसे मेरा भी एग्जांपल दूं, 10th में ना पेपर के बीच में गैप होता है ना, एक पेपर हुआ फिर छुट्टी आएगी फिर पेपर, तो छुट्टियों में मैं टाइम पास करता था, दोस्तों के घर पे ग्रुप स्टडी के बहाने जाके हम लोग मस्त टाइम पास करते थे। मतलब 10th तक बिल्कुल सीरियस नहीं था। और तुम देखोगे तो CA के इसमें कोर्स में आते ही मैं रैंक होल्डर हूँ थ्रू आउट, मतलब टॉप इंडिया के टॉप रैंक्स में आया हूँ हर लेवल्स पे। उसका रीजन ऐसे कि CA का सिलेबस ही वैसा है, मतलब तुम्हें बहुत मजा आएगा पढ़ने को, सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है। तुम इंजीनियरिंग वगैरह के डिग्रीज होते हैं ना, उसका सिलेबस आज भी वही है जो 50 साल पहले था। CA का सिलेबस हर साल अपडेट होता है, क्योंकि इतनी चेंज हो रही है। और CA के इसमें इतना स्कोप क्यों है पता है,
कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ये प्रोजेक्टेड है कि ये बहुत ज्यादा ग्रो होगी, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ये बन सकती है, ऐसे प्रोजेक्टेड होता है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करनी है, सोचो इंडियन इकोनॉमी ग्रो होने वाली है, इंडिया का जीडीपी बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट लगने वाला है? चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबसे ज्यादा सपोर्ट इसमें लगने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये डिग्री में बहुत ज्यादा स्कोप है आगे जाके, और इसलिए ये डिग्री आज इतने लोग करना चाह रहे हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ मेहनत है, बोलना सिंपल है, कुछ भी अच्छा करना है लाइफ में तो मेहनत तो है ही। तुम्हें कोई भी अच्छी डिग्री तो मेहनत तो करनी पड़ने वाली है, बराबर। कोई भी अच्छी डिग्री अगर अपने को चाहिए तो मेहनत तो वैसे भी सब में, तो मेहनत से क्या डरना, करेक्ट। मेहनत से क्या डरना यार, मेहनत तो करनी चाहिए, और मेहनत तो करेंगे ही। जो भी करेंगे खुद के दम पे करेंगे, जो भी करेंगे खुद के दम पे, खुद के मेहनत से करेंगे। ठीक है, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए दोस्तों कि मैं करके दिखाऊंगा, और इतनी मेहनत मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में था। जाते जाते तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर कॉमर्स में आए हो ना तो अभी हर चीज में तुम्हें बिजनेस दिखना चाहिए। कभी भी कुछ भी चीज देखते हो ना, फॉर एग्जाम्पल एक जूस शॉप पे जाके बैठे हो, तो यार जूस शॉप कैसे चलता होगा, अभी कितने कस्टमर है, दिन भर में कितने आएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मिसल गाने गया था ग्रेप एम्बेसी में संडे को, तो मैं सॉरी बैठे बैठे मैं सिर्फ मिसल नहीं खा रहा था, मैं देख रहा था कि कितने लोग होंगे, कितने लोग अभी इस टाइम पे बैठे, अगले 2 घंटे में और कितने लोग आएंगे, तो एक संडे को इसको कितने कमा लेता है, एक बिजनेस कितना कमा रहा है ये मिसल का बिजनेस, ऐसे सोचना है। ठीक है, जो जो कॉमर्स का एस्पायरेंट है ना दोस्तों, जो कॉमर्स में आता है उसको हर चीज में बिजनेस सोचना चाहिए। आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो ये आईपीएल सिर्फ देखते हैं, एंजॉय करते हैं, बट ये आईपीएल में कभी सोचा है, मुंबई इंडियंस फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इंडियंस जो टीम है ये किसकी टीम है? मुकेश अंबानी रिलायंस की टीम है, सबको पता है। पर वो कैसे कमाते हैं इस टीम से? अच्छा, प्लेयर्स कैसे कमाते हो तो सबको पता है, ऋषभ पंत 27 करोड़ सबसे महंगा प्लेयर, उसको एक सीजन खेलने का 27 करोड़ मिलता है। पर मुकेश अंबानी जिसकी टीम है वो कैसे कमाते हैं? बीसीसीआई जो ऑर्गेनाइज करती है वो कैसे कमाती है? जिस चैनल पे दिखा रहे स्टार स्पोर्ट्स वो कैसे कमा रहा है? स्टार स्पोर्ट्स तो खतरनाक पैसे देता है ये सब पब्लिश करने के। ठीक है, मतलब लगभग 5-10 हजार करोड़ रुपए देता है स्टार स्पोर्ट्स पूरे 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट का, वो टीवी पे दिखाने के लिए, तो वो कैसे कमाता होगा? तो ये सब चीजें दोस्तों दिमाग में आनी चाहिए जब आईपीएल देखते हो। ठीक है, ये क्यूरियोसिटी तुम आज सो ना पाओ इसलिए मैं बता देता हूँ तुमको छोटा सा, बाकी तुम रिसर्च कर लो। ठीक है, कि जैसे अभी मोटा भाई मुकेश अंबानी कैसे कमाते हैं दोस्तों, तो बीसीसीआई जो है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, उसको ना आईपीएल पब्लिश करने का स्टार स्पोर्ट्स से पैसे मिलते हैं। तो वो बीसीसीआई क्या करती है, ये सारे पैसे टीम ओनर्स में बांटती है। मतलब फॉर एग्जांपल बीसीसीआई को 100 करोड़ मिल रहा है, तो 50 करोड़ वो सारे टीम्स में बांटेगी, 50% पैसा टीम्स में बांटती है। इतना ही नहीं, तो मुकेश अंबानी को और कैसे पैसे मिलते हैं, वो जर्सीज बेच के, ठीक है, और एमआई रिलेटेड जो भी चीज है, टिकट्स बेच के, जो स्टेडियम के टिकट्स है वो बेच के, या फिर 10 स्पॉन्सर्स के नाम दिखेंगे तुमको हर जगह, वो पैसे देते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा होता है। एक मुंबई इंडियंस के टीम का वैल्यूएशन लगभग 5,000 करोड़ के ऊपर है, सिर्फ मुंबई इंडियंस की टीम का इतना ज्यादा वैल्यूएशन है। तो ये सब चीजें भी देखते रहो। ठीक है, अभी कॉमर्स में आ रहे हो ना, तो हर चीज में ढूंढने का ट्राई करोगे यार ये कमा कैसे रहे होंगे, बिजनेस क्या होगा इसमें। ठीक है, तो इसी नोट पे क्लोज करेंगे दोस्तों, कल फिर से मिलेंगे। कल क्या करने वाले वो थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए क्या आएगा दोस्तों, आगे देखिए, मैं कल अपन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि तुमने सुना होगा स्टॉक मार्केट्स, तो ये स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है, ये स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करते हैं, कंपनी का शेयर प्राइस क्या होता है, कैसे चेंज होता है, अपन एक्टिविटीज भी करेंगे कल। ठीक है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके देखेंगे कि कैसे स्टॉक मार्केट्स में वैल्यू चेंज होती है कंपनीज की, कैसा पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट्स में, क्योंकि कॉमर्स लिया है ना तो ये सब में तो इंटरेस्ट आता ही है। ठीक है, तो ये सब अपन कल देखने वाले हैं दोस्तों, तो देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, इसी समय पे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे दोस्तों, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और एंजॉय करो अपनी छुट्टियां।